डॉक्टर, उनकी कैसी हालत है? आएग्रोतोदुम अनिमाएस्ट स्पेसेस। मतलब? ये कह रहे हैं कि जब तक सांस चलती रहती है उम्मीद बाकी है। मतलब वो ठीक हो जाएंगे ना? अबोवे आंते अब असीनो रेत्रो अस्तूल्तो अंधिका वेत्तो। तुम्हें हंसी आ रही है? कोई मजाक चल रहा है यहाँ नहीं पे? हाथापाई नहीं, प्लीज। हम यहाँ 8 लोगों की जिंदगी की बात कर रहे हैं, समझे? बताओ वो कब ठीक होंगे, कैसे नहीं कह होंगे? सकते, शांत हो जाओ। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बस इंतजार कर सकते हैं किस चीज का इंतजार? हाँ, उनके अपने फैसले का। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अभी जिंदा नहीं है, पर टेक्निकली मरे हुए भी नहीं है। अब वो खुद ही तय करेंगे कि वो जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं। ये अब उनकी दिमागी लड़ाई है। ये फैसला इस वक्त उनके दिमाग में हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? हमें पता है क्योंकि ये मेडिकल सेंटर इसी तरह के लोगों के लिए है जो बीच में अटके हैं, जो उस पार नहीं जा सकते और इस पार भी नहीं रह सकते, उनके लिए। तो अब क्या होगा? जितना मुझे समझ आया, अब उनकी अंतरात्मा ही सब तय करेंगी। जो इस दुनिया में जीना चाहते हैं वो रह जाएंगे, जो नहीं चाहते वो मर जाएंगे। मतलब मेरे हुजूर खुद अपनी जिंदगी का फैसला लेंगे, राइट? सिर्फ वो ही नहीं, बाकी सब भी। वो बार बार अपनी जिंदगी और उनकी गलतियों को सोचेंगे, सोच के परेशान भी होंगे। वो चीजों को वैसे नहीं देखेंगे जैसी हैं, बल्कि वैसे देखेंगे जैसे वो देखना चाहते हैं। इसको कहते हैं खोए हिस्से की पहेली। खोए हिस्से? क्या है ये खोए हिस्से की पहेली? जब आप किसी प्यारी चीज को खो देते हैं तो अंदर एक हिस्सा खाली रह जाता है, अधूरा छूट जाता है। उसी को पूरा करने के लिए अब ये सब कोशिश में लगे हैं। जिनका खोया हिस्सा पूरा हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएंगे, और जिनका हिस्सा नहीं मिल पाया वो हमेशा के लिए यही रह जाएंगे। क्योंकि ये सब एक ही गोली के घाव से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके किए गए फैसले भी आपस में जुड़े रहेंगे। जो इंसान
खोया हुआ वो हिस्सा मेलिस मिल जाती। मुकर्रम रुक जाओ मुकर्रम। मुकर्रम भाई इस स्पार्ता में हमारे हॉस्टल के नीचे रहता था। कभी जानवरों का डॉक्टर था पर शिकार भी करता था। अच्छा शिकारी था, उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। पर घायल जानवरों से उसे प्यार था। खुद ही निशाना लगाता और मरहम पट्टी भी खुद ही करता। वो जानवरों के दर्द का कारण बनता और फिर उन्हीं को अपने साथ रखता। हम सब इसे कहते थे मुकर्रम का फितूर। मुकर्रम का फितूर यानी दुनिया में सबके जीने का तरीका उल्टा है। क्योंकि क्या दुनिया के हिसाब से जिए या अपने हिसाब से दुनिया बनाए? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ दुनिया और दूसरी तरफ इसके लोग। इन दो अलग सिरों के बीच के रास्ते में ही जीना पड़ता है और इसी रास्ते में हम सबको जिंदगी को ढूंढ निकालना पड़ता है। मुकर्रम जंगलों में जाकर जिन जानवरों का शिकार करता है उन्हीं को भरपेट खाना खिलाता है, उन्हें नहलाता है और उनकी देखभाल भी करता है। मतलब मुकर्रम ने अपनी जिंदगी के खोए हिस्से को भरना पूरी तरह सीख लिया है। और इसका मतलब मुकर्रम का खोया हिस्सा मुकर्रम खुद ही है। अच्छी कहानी है। पहले तो कभी इतनी ज्ञान की बातें नहीं बताई। दिल की बातें दिल में ही रख लो तो बेहतर है, वरना आपसे तो कुछ भी बोलो आप मजाक में ही लेते हैं। हमने तो तुम्हें जर्नलिस्ट बनने के लिए भेजा था, तुम तो फिलोसोफर बन गए। किताबें छप सकती हैं, इतनी ज्यादा समझ आ गई है मुझे दुनियादारी की। पर क्या मरे हुए लोग किताबें पढ़ेंगे? ओ अच्छा, क्यों मरे लोगों का दिमाग भी मर जाता है? औरों का तो नहीं पता, पर मेरी खोपड़ी खाली है। शुक्र है जिंदा लोग आपके जोक्स नहीं सुनते, वरना सुन के जरूर मर जाते। अपनी माँ को राम राम तो कह दो। मेलिस कैसी है? खुद ही उसे जाके पूछ लो ना। नहीं, मुझे डर लगता है। मैंने उसे 2000 से ज्यादा लेटर्स लिखे हैं पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। शायद तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मेरा इंतजार कर रही है? पर क्या वो मुझे याद भी करती होगी? हाँ, कहीं वो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। बाबा, तुम एक मरे हुए इंसान से अपने दिमाग में बात कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगे? अगर किसी की मां की कब्र और उसके प्यार का घर आसपास ही हो और फिर भी ये नहीं पता कि कहां जाना है, इसका मतलब तुम कभी कहीं नहीं जा सकते। और कहीं गए ही नहीं तो वापस भी कहां आ पाओगे? आज एक खाली सूटकेस और एक डब्बा भर गुलाब जल के साथ मैं मेलिस के घर के सामने वेट कर रहा हूं और इसी तरह हमेशा उसके घर के आगे हर दिन इंतजार करता रहता हूं, बिल्कुल पागलों की तरह। कहीं मेरे अंदर का ये खालीपन मुकर्रम का फितूर ही तो नहीं? तैफूर, वेलकम बेटा। जी थैंक यू सेबहत आंटी। मैंने सुना कि तुम वापस आए हो, सोचा भूख लगी होगी तो ये बनाकर लाई हूँ। आप इतनी अच्छी हैं आंटी, इतनी तकलीफ क्यों की? अरे ये भरवा बैंगन है तैफूर, आज सुबह ही बगीचे से मैंने तोड़े। पूरा खत्म करना। हाँ, थैंक यू।
या दूसरा रास्ता, तुम जहां से आए थे चुपचाप वही लौट जाओ, वो भी अपने खालीपन के साथ, और आजाद होने के तरीके अपनाओ। किसी ऊंची जगह से कूद जाओ, सर पे गोली मार दो, या फनेरबाजी को सपोर्ट करो, या फिर करेला, बैंगन, दूधी ऐसी कोई सब्जी खा लो, और फिर पूरा डब्बा भर के गुलाब जल पी लो। ओह मौत, मैं आ रहा हूँ। मेरी मौत सच हो गई। ये दर्द ही एक मौत का एहसास है। ये जिंदगी जीने का फैसला बुरा नहीं है, पर मैं आ रहा हूँ। इस दुनिया में दिलो दिमाग के दर्द की कोई दवा नहीं है, बस कुछ केमिकल्स हैं जो सेरोटोनिन और डोपामिन बनके हमारे बदन के साथ खिलवाड़ करते हैं और हमें उल्लू बनाते हैं, और हम सोचते हैं कि सब दर्द कम हो गए। पर एक पूरी प्लेट करेला बैंगन खाकर और गैलन भर गुलाब जल पीकर जब हम फट के छटपटाते हैं ना, तो पता चलता है कि उससे लड़ने की असली ताकत हमारे अंदर ही है। मैंने अपने दिमाग की दुनिया में रहकर ये जाना कि इस दुनिया में जिंदा रहने के एक दो नहीं, बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। बस उसे ढूंढने का हौसला बुलंद करना पड़ेगा, और ये काम हम खुद ही कर सकते हैं। अगर हम खुद को जानते हैं तो अपने खोए हिस्से को भी ढूंढ लेंगे, और अगर खुद को ढूंढ लेंगे तो वो हिस्सा भी मिल जाएगा। और एक बार वो हिस्सा मिल जाए ना, तो जिंदगी जीने की वजह भी मिल जाएगी। याद है हाजी बेताक्षी वली ने क्या कहा था? गरम खाना होता है, थाली नहीं। ताकत दिमाग से होता है, सर के ताज से नहीं। जिसकी तलाश है ना, उसे अपने अंदर ही ढूंढो, जेरूसलम, मक्का या तीर्थ यात्रा में नहीं। नहीं तो नहीं, नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। बकवास है ये मुझे सिगरेट पीते हुए ओरांगुटन की न्यूज नहीं चाहिए, नहीं पसंद मुझे। पर उन्हें धुआं करना पसंद है। उन्हें सेब की सुगंध अच्छी लगती है। मुझे खुद को सेब की गंध अच्छी लगती है। अगर आसिम कह रहे हैं कि नहीं छपेगा तो नहीं छपेगा। अगर हम इसे नहीं छापेंगे तो कोई और इसे छाप देगा। अगर वो छापते हैं तो छापने दो, उससे कुछ बदल जाएगा क्या? वो हमसे 10 गुना ज्यादा अच्छी तरह से खबर छाप सकते हैं। और नहीं तो क्या, देखना इस न्यूज को छापकर उनके जर्नलिस्ट अच्छी खासी कमाई भी कर लेंगे। हे ऊपर वाले। देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब था। अबे तैफूर मेरे भाई। यकीन नहीं होता यार, यकीन नहीं होता कि वो मेलिस को उठाकर अपने साथ ले गया। और जानता है, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम गरीब हैं। सारी मुसीबत की जड़ ये गरीबी है। मेरे भाई, गरीबी मुसीबत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है हमें हमारा हक ना मिलना, जो कि गलत है। एक लड़की के किडनैप होने की कहानी को साला तुम लोग कैसे खींच के अपनी गरीबी की कहानी पे लाते हो, मानना पड़ेगा। इतना सारा टैलेंट कहाँ से लाते हो तुम लोग? तो आखिर इतना खुश कैसे है भाई? उन्होंने मेलिस को किडनैप किया है। उन्होंने नहीं, उसने किया किडनैप। अच्छा, एक ही गुंडा था? क्या बात है, गुंडा तो एक ही था, बस उसके पास तोप से भी बड़ी एक बंदूक थी। पर मेरे पास तुम लोग हो ना भाई। तो फिर क्या सोचा है, अब करना क्या है? तो मैंने सोचा ये है कि अच्छाई और बुराई के बीच का फासला सच और झूठ के फासले से कम नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? हमें करना क्या है वो बता। हम अपनी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे, सब के सब। तैफूर, हम जा कहाँ रहे हैं? अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहे हैं। वाह भाई वाह। तैफूर, हमें सच सच बताना, तुम इस पर्था में जर्नलिज्म की पढ़ाई करने गए थे या फिर स्पेन में लुक्खागिरी सीखने गए थे? अरे हाँ ना, मैं तो वहां भी जा सकता था। लो, कर लो बात। अबे ओए, रुक, 1 मिनट रुक, पहले मेरी बात सुन। हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं, अब तुम ही बताओगे। हम यहाँ क्या करने आए हैं? हमें मेलिस को छुड़ाना है। किससे छुड़ाना है? वो गुंडा जिसके पास तोप जितनी बड़ी बंदूक है। वो गुंडा है? हाँ, गुंडा। मतलब खतरनाक सा दिखने वाला गंजा डरावना आदमी। टॉपिक से मत भटको। ठीक है, तो अब बताओ कि एक लड़की को गुंडों से छुड़ाने के लिए 3 बंदों के पास क्या होना चाहिए? पैसा। तो इसके लिए कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। हेलो, हाउ आर यू? ये नई कार है क्या? बड़ी शानदार है।
इस पागलपन में तो मुझे मजा आ रहा है मेरे भाई। अरे यार, अगर मुझे इस कार के बारे में पहले पता होता तो मैं घर की जगह इसी कार को लेने की सोचता। अबे भूल जा उसे मेरे भाई। ऐसा लग रहा है कि हम इस कार में उड़ रहे हैं। तैफूर, एक बात तो बताओ, तुमने उस अमीरजादे से कार कैसे ली? जैसे एक आदमी दूसरे से कुछ चीज ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही। क्या मतलब? मैंने उसे कार वालों और बिना कार वालों के बीच का फर्क समझाया और बस उसने एक अच्छे इंसान की तरह अपनी कार शेयर करने को राजी हो गया। मम्मी, ठंड लग रही है, हम हीटर क्यों नहीं जलाते? क्योंकि कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पापा को कोयले की खान से निकाल दिया था बेटा। पर क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा कोयला था। क्या हुआ भाई? हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम लोगों को पैसे चाहिए या नहीं? हाँ, पर ये तो वृद्धाश्रम लगता है। अगर हम किसी बुजुर्ग को लूटेंगे तो बड़े शर्म की बात है। पैसे पाने में कोई शर्म की बात नहीं होती। पैसे ना होने में भी कोई शर्म की बात नहीं। पैसे हो या ना हो, शर्म तो वैसे भी होगी, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी इन्हें मोह माया पैसे वगैरह से क्या लेना देना है। भाई, एक और बात बता देता हूँ मैं, बुड्ढों का कभी भरोसा मत करना। ये मौत को धोखा दे सकते हैं तो हम क्या चीज है। अब ये बात जान लो कि इस दुनिया में ना सबसे खतरनाक जगह है वृद्धाश्रम। जब तक ये वृद्धाश्रम दुखी बुड्ढों से भरे हुए हैं, तब तक ये बात साफ है कि इस देश में एंड में जाके सब सही नहीं होता। लोग अपने माँ बाप, दादा, नाना सबको जिंदगी के आखिर में घर से बाहर खड़े करते हैं और इस जेल में लाकर छोड़ देते हैं। और फिर दान, पुण्य, चैरिटी ये सब अलग से करते हैं। अजब नहीं तो क्या है इस दुनिया का दस्तूर। जरा सोचो, इन वृद्धाश्रम की दीवारों में तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा। यहाँ तो वो लोग रहते हैं जिन्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो बुढ़े हो गए हैं। 82 साल की उम्र में इन लोगों को ग्लास पेंटिंग्स और लकड़ी के खिलौने बनाना सिखाओगे, और वो भी उन लोगों को जो अपने बच्चों के बारे में सोच के चुपके से रोते होंगे, बिल्कुल दुखी होंगे। इस सच्चाई को जान लो ना तो ये खूबसूरत दुनिया फिर खूबसूरत नहीं रह जाएगी। कभी सोचा है तुम लोगों ने कि तुम भी एक दिन उनकी जगह पे होगे और तुम्हारा बदतमीज बेटा, बेशरम बहू और आलसी बेटी अपने घरों में चैन से मजे से रह रहे होंगे? कभी सोचा है कि एक 90 साल के आदमी के साथ रहना कैसा होगा? बताता हूँ। हर पल तुम दोनों बैठ के ये सोचते होगे कि वो कौन होगा जिसे मौत नसीब होगी और उसका टाइम आकर वो निकल जाएगा। वाह भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मिला हुआ था उस भरुआ बैगन में। तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, तुम बेवकूफ हो। बेवकूफ हूँ लेकिन गलत नहीं। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। अभी हम क्या करेंगे यार? हमें मेलिस को उस गुंडे से बचाना है कि नहीं, बताओ यार। ऑल राइट, अब ये बताओ आगे हमें करना क्या है? हेलो, आकिफ दीवाना जी बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर। सर, मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। आपकी माताजी मरने वाली हैं। आपको यहाँ जल्दी आना चाहिए सर। उनकी आखिरी घड़ी है जी। 4th फ्लोर 11 नंबर। जल्दी आइएगा सर। यहाँ के लिए निकल रहा है। वो आ रहे हैं। मुझे नफरत है उन लोगों से जो बिना सोचे समझे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं।
और वो नफरत दया में बदल गई जब से मैंने उनके कुछ पैसे चुरा लिए, और इसी से मैं अपने खोए हुए हिस्से मेलिस को ढूंढने की हिम्मत जुटा पाया। पर किस्मत को तो देखो, कितने खुशनसीब है ये लोग। एक तो जब अपनी मां को जिंदा देखेंगे तो कितना खुश होंगे, और दो, मेरे और मेलिस की प्यार की मदद कर रहे हैं। मेलिस, जिसे मैं ऐसे चाहता हूं जैसे दूध वाला गाय को। दूध वाले की दुनिया बसती है उसकी गायों में और मेरी मेलिस में। मैं भी उसे चाहता हूं जैसे वो मेरे जीने का जरिया हो। उसके प्यार की शिद्दत मेरे लिए मौत के वजन से कहीं ज्यादा है। और जब आपको मौत का वजन कम लगने लगे ना, तो अच्छे बुरे की समझ भी पता नहीं कहां चली जाती है। तो अब जो मैं कर रहा हूं वो चोरी नहीं, बस कुछ फेरबदल है जो इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर इसे गुनाह समझूंगा ना, तो इस रास्ते चल भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कहां से, पर कहीं तो पढ़ा था कि ग्रीस के एक महान फिलोसोफर ने ये कहा था कि मंजिल और उसका आगाज दोनों एक ही होते हैं। मेरे डैड हमेशा कहा करते थे कि मंजिल तक जाने का कारवां खुद मंजिल ही तो होता है। शायद वो ये कहना चाहते थे कि एक बार किसी मकसद के लिए सफर पे निकल पड़ना काफी होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मंजिल मिलेगी या नहीं, जरूरी है सफर पे निकल पड़ना। और मैं अब निकल पड़ा हूं, तलाश अपने खोए हुए हिस्से मेलिस की, और हां, खुद की भी। जानते हो दोस्तों, चोरी करना बिल्कुल कबाब बनाने जैसा है। ये सब तो तुम पे है भाई, किसको क्या समझ के क्या करते हो। इसको देखो तैफूर, तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल खाली, तब तुम्हें क्या हो गया? आसान भाषा में बोलूं, एक गोली से सब बदल गया। गोली? कौन सी गोली? चलो ठीक है, अब ये बताओ आगे क्या करना है? भाई, अब हमें उस गुंडे को ढूंढना है, पर हमें तो सिर्फ उसकी कार का मॉडल ही पता है। ऐसे में कैसे ढूंढेंगे हम उसे? जरा दिमाग लगाओ, कौन है वो इंसान जो 76 के मॉडल्स की कार के बारे में सब कुछ जानता हो? जरा सोचो। क्या है ये? हम सबकी सैलरी है। और मैं क्या करूं तुम सबकी सैलरी का? ये मेरे और मेरे दोस्तों के पास का बचा हुआ पैसा है। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? गैर कानूनी लोगों की कुछ जानकारी चाहिए। एक बात बताओ, तुम कैसे कह सकते हो मुझे उनके बारे में पता होगा? क्योंकि आसिम सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं। आप ही को तो पता होता है कि अच्छाई कहां है और बुराई कहां। मिल गया। यही होना चाहिए, बिल्कुल यही है। तैफूर, ध्यान से देखो, यही कार है वो? जी हाँ। फिर तो काम से गए तुम। क्यों? क्योंकि ये तो चाइनीज सेलिम की कार है। चाइनीज सेलिम? वो कौन है? ये आदमी अपने दुश्मनों को चाइनीज तरीके से मारता है। ये मिहाली सिक्का बड़ा माफिया डॉन है। कहाँ का माफिया डॉन है? पिछड़े मिहाली जी का डॉन। जिला इसकी शहर। तुमने पोजांती के बारे में सुना है? अब ये पोजांती क्या है? क्या हम पॉइंट पे बात कर सकते हैं? ये आदमी बहुत ही जालिम है और इसका मारने का जो स्टाइल है बिल्कुल चाइनीज है। अरे ये खेल तो हमने बचपन में बहुत खेला है। नहीं। भाई ये बताओ, वो आदमी क्या चाइनीज सेलिम जैसा दिखता था? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं दिखता हूँ नेगडेड गुरु की तरह। क्या बोला, किसके जैसे दिखते हो तुम? हाँ, तुम लोग लकी हो, अब ये कार उसके पास नहीं है। ये खबर पक्की है? हाँ, चाइनीज सेलिम ने अपनी कार किसी को दे दी है। अच्छा, किसे दे दी? कौन है ये? देखो। नहीं। पहचानते हो इसे? नहीं। तो मतलब मैं इसे पहचानता नहीं हूं, पर इसी ने मेलिस को किडनैप किया। जेम, ये हमें उल्लू तो नहीं बना रहा है? कुछ कह नहीं सकता।
जरा सोचो यार, एक छोटे से आदमी के पास इतनी बड़ी बंदूक कैसे? हे इस्तांबुल शहर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, तुम्हें कितना प्यार किया, कितना चाहा तुम्हें, पर अब बहुत हुआ। छोड़ो मुझे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम खुश रहना। लगी रहे तो क्या मुकर्रम का फितूर सच में होता है? मिलिस, चुप हो जा मेरे भाई। तुम्हें पता है नेपोलियन ने क्या कहा था? अगर पैसे के बारे में कुछ कहा था तो बिल्कुल सही कहा होगा। वो नेपोलियन ने नहीं कहा था, उसने कहा था कि हो सकता है एक छोटे से एटम की वजह से मेरी मौत हो जाएगी, पर उस दिन तक पूरी कायनात या इसका कोई भी हथियार मेरा कुछ भी बिगाड़ने के लायक नहीं हो सकते। यलगार हो! चलो मेलिस! मेलिस, क्या हो रहा है यहाँ पे? तैफूर नहीं! क्या कर रहे हो तैफूर? रुक जाओ! तैफूर रुको! छोड़ दो उसे, इसे ले जा यहाँ से भाई, भाग जा यहाँ से। तैफूर रुक जाओ, तैफूर क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ तैफूर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेलिस। तैफूर आराम से। क्या तुमने भी मुझे मिस किया मेलिस? बोलो, मिस किया? हाँ बाबा प्लीज रुको रुको, रुक जाओ तैफूर। अच्छा कोई भी एक नंबर सोचो। क्या? कोई भी एक नंबर सोचो। तैफूर तुम पूरे पागल हो, पागल। हाँ ठीक है, मैं पागल हूँ और तुम समझदार हो, ठीक है खुश। अब एक नंबर सोचो, सोचो। हाँ ठीक है, सोच अब उसमें 8 मिला दो। हाँ फिर? सही है, अब 3 और मिला दो। ओके बाबा, मिला दिया, अब क्या करूँ? अब उसमें से 6 कम। हाँ बाबा कर दिए। अब सबसे पहले वाला नंबर हटा दो। क्या? सबसे पहले वाला नंबर हटा दो, हटाओ हटाओ। ठीक है, वो भी क्या, आगे बोलो। ठीक है, अब उसमें 1 मिला दो, मिलाओ। ठीक है कर दिया, अब ये हाँ। मैच बंद कर दो तैफूर। बस बस हो ही गया। अब 6 हटा दो, जल्दी हटा दो। किया बाबा। अब उसे स्क्वायर करो और 2 से मल्टीप्लाई। तैफूर अब ये बहुत हुआ। किया कि नहीं? बस कर दो तैफूर। अब उसमें 12 और मिलाओ। ओके कर दिया। अब 1 और 5 से मल्टीप्लाई करो। ओके किया। गुड, कुल 450 हुए ना? हुए कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे तैफूर, बहुत अच्छे, सही जवाब। अब बस करो प्लीज। तुम्हें पता था कि एक कार बदल भी जाती है? वाह क्या बात कही है तुमने तैफूर, वाह। इसे खोलूं क्या? करो करो, अभी के लिए करो, पर प्लीज रुक जाओ अब प्लीज। बस करो, क्या कर रहे हो तैफूर? तुम क्या कर रहे हो तैफूर? हाँ क्या कर रहे हो तुम ये? तुम्हें बहुत याद किया मेलिस, क्या गलत किया मैंने? उस गरीब बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तैफूर, बताओ। कौन गरीब? वो दुखियात्मा फर्दी। हाँ क्या तुम जानते भी हो वो कौन है? हाँ जानता हूँ, वो उस डॉन सलीम का गुंडा है। बक्से में बड़ी बंदूक लेके फिरता है, पता है तुम्हें? अरे मेलिस, मेलिस रुको रुको, मेलिस मेलिस कहाँ जा रही हो तुम? तैफूर सुनो, वो एक म्यूजिशियन है, मुझे इंटरनेट पे मिला था, उसे मेरी आवाज अच्छी लगी थी, मुझे किसी संगीतकार से मिलाने जा रहा था। इस कॉफी शॉप में उसका आना जाना रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहानी थोड़ी सुनी सुनी नहीं लग रही मेलिस? देखो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तैफूर। हो क्या रहा है ये?
तैफूर, वो लड़की कौन है? वो तुम हो मेलिस? क्या मतलब तुम्हारा? वो कौन है तैफूर? हाँ? अरे ये कौन है? अरे वो मेलिस की फोटो मिली नहीं तो मैंने उसके जैसी दिखती हुई लड़की लगा दी। क्यों, है ना सेम टू सेम? ये तो चाइनीज सलीम है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ हैं? वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाने की कोशिश कर रहा था और बस इसीलिए उसे प्रपोज कर रहा था। मेलिस, क्या हुआ? तुम मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो? अब जिंदगी इस मुश्किल दौर पे आ गई है कि शुक्र है कि वो मेरे साथ है। उसका प्यार मेरी जिंदगी में खुशी पाने का एक ही जरिया है। उससे दूरी नहीं सह पाया, यही वजह है कि मैं स्पार्ता चला गया था। पर वहां नहीं जाता तो कभी मुकर्रम के फितूर के बारे में पता ही नहीं चलता, और अगर नहीं पता चलता तो ये भी नहीं जान पाता कि शिकार भी शिकारी को मार सकता है। पर दोनों भी तो असली नहीं है। दोनों का वजूद बस एक दूसरे से ही है। मतलब दोनों के वजूद को मुकम्मल करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ होना होता है तो हो ही जाता है। ये तो कुदरत का छठा कानून है। जानकार कहते हैं कि पहले जिंदगी तब बदलती है जब उम्मीदें टूट। अब इन सब का यही मतलब है कि मुझे चाइनीज सलीम को मारना होगा। अब मैं अपनी जिंदगी मेलिस को बचाने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पे लगाने जा रहा था। मैं, मेरे दोस्त और मेरी प्यारी मेलिस सब मुकर्रम के फितूर का हिस्सा बन गए हैं। अब कोई शक नहीं रहा कि मेलिस ही मेरा खोया हुआ हिस्सा है। ये क्या कर दिया हमने? क्या मैंने उस औरत को मार दिया? ये सब हुआ कैसे? अब तो ये बात सारी दुनिया को पता चल जाएगी कि हम लोगों ने उस चाइनीज सलीम की वाट लगा दी। Şefkatli, damla yeşil, damla temiz yağmurlarla defaten yıkayarak ve hesabını vererek içtiğim bir yudum su, biçtiğim tek buğdayın, göçtüğüm memleketim. Vedayı ben hiç miyim, şimşeklerini toplumun, olanca yılımıyla şakaklarında soluyan, soylu beygirlerin gümüş nalları çerçevesinde ve her cephesinde, İtlerinin titreyerek öldü, atlarının şahlanarak soldu, etlerinin birbiri çıkır şukur vurdu. Bu karanlık, bu nadan, bu sonsuz sayıdaki usturupsuz binadan ve içleri binalarla dolu pörsütülmüş insandan. Hep bu soysuz şehirde ah ederek, vah ederek, cahil gibi inleyerek. मेलिस और मेरी शादी एक परियों की कहानी जितनी खूबसूरत थी। रंगीन सा माहौल, बंदूकों की आवाज, हवा में उड़ते डॉलर्स और शैंपेन। मुकर्रम का फितूर शायद काम आ ही गया। मुझे मेरा खोया हिस्सा मिल गया था और अब सब ठीक होने वाला था। पर कुछ ठीक नहीं हुआ। पूरे 47 घंटे बाद ही हमारी शादी एक मर चुके मुर्गे की लाश की तरह हो गई थी, बिल्कुल खत्म, जो अपना
अब मैं क्या करूं बाबा? मुझे क्या पता, शादी तो तुमने की है। बाबा आखिर दिक्कत क्या है तैफूर? मेलिस मेरा खोया हुआ हिस्सा नहीं है बाबा। इसका जवाब अपनी माँ से पूछ के देख लो। आपको लगता है हमें इस रिश्ते को बचाना चाहिए? लगता है रिश्ता जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरा खोया हुआ हिस्सा मेलिस है ही नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। हम कुछ भी नहीं कर पाए। शादी का सिस्टम तो खत्म नहीं हुआ, बस अब खुद को इससे आजाद करने की बारी थी। गुड लक। तुम्हें भी। तुमने गलत किया। तलाक क्यों? तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। आज के बाद मत आना। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर चुका हूं। थोड़ा सा सर ऊपर करूंगा तो शायद अपनी ही कफन को छू लूंगा। जानता हूं तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन रोज हजारों लोगों का तलाक होता है मेरे भाई। सच? मुझ तो ये सब नॉर्मल है। चलो शुक्र है। ओह शुक्र है, शुक्र है। मुझे कभी हजारों लोगों की परवाह नहीं थी, कभी नहीं थी। तलाक हो जाना भी मेरे दुख का कारण नहीं था, पर इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं और मेलिस एक दूसरे को किस भी कर सकते थे यार। मेलिस को पाकर भी सब कुछ खोया खोया सा था, पता नहीं। तुम एक बार जाके उससे बात करके क्यों नहीं देखते? कोई ना कोई रास्ता होगा जरूर तैफूर। अपनी खुशहाल जिंदगी को इस तरह खत्म करना ये अकलमंदी नहीं है। सैम कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ ले, तू ज्यादा भावुक हो रहे, समझा? उसके लिए इतना परेशान मत हो। तू बता मेरे भाई, मेलिस के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। जितनी हमसे हो सकती थी हमने उतनी कोशिश की, पर क्या फायदा हुआ? वो चाइनीज सेलिम, वो तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। अब तो दुखी आत्मा फैदी भी हमें ढूंढ रहा है। देखो दोस्तों, हम सब ने मिलके इतनी बार कोशिश कर ली, मगर कुछ भी सही नहीं हो रहा। ओ, ये क्या चल रहा है यार? इतने समझदार भी मत बनो तुम दोनों। तुम्हें क्या पता मेरी मर्ज की दवा क्या है? मुझे मेरा खोया हुआ हिस्सा चाहिए, मुझे उसे पूरा करना है। मुझे मेलिस से बात करनी है, शायद उसका चेहरा भी ना देख पाऊं मैं आगे। मेलिस, मेलिस तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाइट क्लब्स में काम करती हो तुम मेलिस? मेलिस, मुझे पहचाना क्या? 76 मॉडल वाली दुखी आत्मा फर्दी। तेरी तो मारो इसे, बाहर निकालो। अरे बाप रे, क्या हुआ? खुद देख लो इनको।
ये तो कैदियों जैसी लग रही हैं। नहीं, ये तो सरासर गलत है। अब इसको क्या हुआ है? इस जगह का मालिक कौन है? हाँ, कौन है यहाँ का मालिक? सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन्हें कैद में रखने की? किसकी जगह है ये? सामने आओ, इसी वक्त आओ, अभी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये मेरा इलाका है। भागो। ओ, सब बर्बाद हो गया। मेलिस एक नाइट क्लब में गाना गाती है। ये तो फरहाद गौसर के डॉक्टर होने से भी बुरी खबर है। एक मिनट यार, कम से कम एग्जाम्पल तो ढंग के दिया करो। भाड़ में जाए तेरा ये एग्जाम्पल। हमें इन सब औरतों को बचाना होगा। शायद मेरा खोया हुआ हिस्सा सिर्फ मेलिस ही नहीं, इन सब लड़कियों को अपनी जिंदगी वापस देना है। हाँ, यही सही है। यही मेरा अधूरा हिस्सा है और मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। फिर ये भी मेरी तरह पूरी हो जाएंगी। बस। तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। गुस्सा आता है जब एक ही बात को समझाने में भी लोग इतना टाइम लेते हैं। एक ही बार में समझा दो यार, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। उस टाइम में थोड़ी नींद ही कर लो। अच्छा, शायद नहीं होगा। अब मुझे समझ आया कि खोया हुआ हिस्सा सिर्फ एक हिस्सा नहीं, हमारा खोया हुआ हिस्सा शायद बहुत से टुकड़ों का एक रूप है। जैसे कोई पजल गेम, जैसे खुद एक इंसान। हम इंसानों के भी बहुत से टुकड़े हैं जो जोड़ना पड़ता है। जब खुद पे गौर करो ना, तो पूरी बात समझ आती है। हमारा खोया हुआ हिस्सा बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ रहता है, पर हमें लगता है शायद परेशानी सिर्फ एक ही चीज से जुड़ी हुई है। बस यही चीज पागल कर देती है। लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं। हम जिंदगी में हमेशा भागते, दौड़ते, गलती करते रहते हैं। पर जिंदगी के मायने जानने के लिए, अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढने के लिए कभी कभी सिर पे गोली खानी भी जरूरी होती है। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि आपको गोली ना खानी पड़े। मैं सपना तो नहीं देख रही, ये नाइट क्लब है क्या? हाँ, क्यों? ये तो गजब जगह है, बहुत अच्छी लगी। लड़कियों, लड़कियों, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चलो जल्दी, बाहर एक बस तुम्हारा वेट कर रहा है। जल्दी जाओ, बैठो उसमें, बैठो, भाग के निकल जाओ। किस चीज का इंतजार कर रही हो? निकलो यहाँ से। तैफूर, मेलिस, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेलिस, मैं ना तुम्हें बचा लूंगा, आजाद कर दूंगा और अपना जो खोया हुआ हिस्सा है ना, वो तुम्हें दे दूंगा। मेलिस, तैफूर पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? हम क्यों भागेंगे? पर मेलिस, मैं... तैफूर देखो, हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है? मैं सिंगर हूँ, स्टेज पर गाती हूँ और ये सब मेरे दोस्त हैं। और तुम निकलो यहाँ से, समझ गए? हाँ मेलिस। तैफूर, यहाँ काम करना पूरी तरह से हमारी मर्जी है। यहाँ हम सब खुद की मर्जी से आते हैं। शायद इससे अच्छा भी कोई स्टेज होगा, पर हम यहीं खुश हैं। तुम जब देखो गलत ही समझते हो तैफूर, पहले सोचा करो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हर बार जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होता तैफूर। हमेशा तुम ही सही नहीं होते। अब जाओ। फ्रांस में एक किंग थे, किंग रिचर्ड। उन्हें सिर्फ फ्रेंच आती थी, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। उन्होंने क्रूसेडर की फौजों के साथ
जेरूसलम पर चढ़ाई कर दी। वहां उसे सलातिन अय्यूबी मिला। जेरूसलम सलातिन अय्यूबी की जमीन थी और वो उसे किसी को नहीं देना चाहता था। फिर किंग रिचर्ड और सलातिन के बीच जो जंग हुई उसका तो इतिहास गवाह है। रिचर्ड ने हमला किया, सलातिन ने मुकाबला किया और युद्ध के अंत में रिचर्ड की फौज टूटने लगी। युद्ध बहुत लंबा चला और सलातिन की गोली से रिचर्ड का अपना घोड़ा मर गया, खत्म हो गया। इंग्लैंड का राजा अब बिना घोड़े के ही रह गया। सलातिन के खबरी ने यह खबर उस तक पहुंचाई। आपको लगता होगा कि सलातिन ये सुनकर शायद खुशियां मनाया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलातिन ने युद्ध के बीच में रिचर्ड के लिए 4 नए घोड़े भेजे, क्योंकि रिचर्ड उसकी जमीन पे आया हुआ एक मेहमान था। वो उसका अपमान नहीं करना चाहता था। सलातिन एक योद्धा था जो बिना घोड़े के दुश्मन से कैसे सामना करता। अब याद नहीं आ रहा कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा था। शायद मैं खुद को सलातिन सा महसूस कर रहा हूं, पर इससे कोई कहानी नहीं बनती। अगर मैं खुद को रिचर्ड समझता हूं, फिर भी कहां कहानी बनती है। वो तो योद्धा था। शायद मैं रिचर्ड का मरा हुआ घोड़ा हूं। हां, मैं वही शहीद हुआ घोड़ा हूं। और सब घोड़ों की तरह मैं भी ये मान नहीं पा रहा कि मैं मर चुका हूं। एक मिनट रुको, मुझे क्या पता युद्ध के बारे में। मुझे तो लड़ाई पसंद नहीं। बस अब बहुत हुआ। मैंने खुद से लड़ने की बहुत कोशिश की। अब इससे पहले कि करेला बैंगन खाने की नौबत आ जाए, मैं मैदान छोड़ देता हूं। ताइफुर, माँ, वेलकम बेटा। आपको भी वेलकम माँ। तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो बेटा? ताइफुर बेटा, तुम मानोगे नहीं, पर मैं एक सिंगर हूं जो इस स्टेज पर गाती हूं। मुझे पता है माँ। ताइफुर, यहाँ पे काम करना, यहाँ पर गाना गाना मेरी मर्जी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से ये काम चुना है। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। शायद इससे अच्छे स्टेजेस भी होंगे, पर मैं यहाँ खुश हूँ, बहुत ज्यादा। तुम जब चले गए थे तब से मैं यहीं पर हूँ बेटा। मैं हमेशा सोचता था कि शायद मेरे माँ बाप किसी शादी में हुई बंदूक की फायरिंग से चल बसे थे, पर इतने बड़े झूठ पे क्या यकीन करना। इससे भी बड़े बहुत से झूठ हैं जो मेरे लिए अब बहुत बड़े सच बन गए हैं। ताइफुर, कोई बात नहीं, तुम मेलिस के घर जा सकते हो और अगर तुम चाहो तो मैं ले जा सकता हूँ। वासिफ बाबा, अब मैं इस झूठ पे कभी विश्वास नहीं करूंगा। अरे ताइफुर बेटा, सुनो मेरी बात, रुको तो सही। माँ, माँ, जैसे जैसे मैंने उन छोटे छोटे झूठों को सच माना, मैंने हर बार एक एक करके अपना एक हिस्सा खो दिया। पर किसी ने यह नहीं बताया
कि एक टुकड़ा ढूंढो तो बाकी सब भी मिल सकता है। मैं फिर उसी पहले टुकड़े से शुरुआत करता, पर किसी ने यह बताया ही नहीं। मुकर्रम ने भी मुझे नहीं बताया। सब ने हमेशा बाहर का ही रास्ता दिखाया। उन्होंने सही जगह पर ध्यान देने की बात कभी नहीं की, उस टुकड़े को ढूंढने की जिसके खोने से सबसे ज्यादा दर्द होता है। शायद किसी को पता ही नहीं था, शायद वो चाहते ही नहीं थे कि मैं ये देख पाऊं। जो बोल पाते हैं वो बताते नहीं, और जो बताते हैं वो जानते नहीं। तैफूर, मेलिस कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम तो बूढ़ी होकर भी खूबसूरत ही लगोगी मेलिस। तुम तो 65 की होके भी एक खूबसूरत परी की तरह ही लगोगी, सच कह रहा हूं। हम एक साथ बूढ़े हो सकते हैं, तब तुम यही सब मुझसे कह देना। और अगर साथ में खुश नहीं रहे तो साथ में ना खुश रह लेंगे तैफूर। Bir rüya gibi içinde dalıp çıktım. Uykusuzluk başıboş sarhoşum. Yok olmak için nefesim bana bir dost gibi. Zor duyulan sesler gözümün önünde şimdi. Ama sen gidiyorsun. Şimdi olmaz. Yanımda kal.